हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज क्लास 1 हम लोग लेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी। साथ साथ मैं बताऊंगी कौन सा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है और कौन सा एनसीईआरटी से और कौन सा एससीईआरटी है। तो चैनल पे बने रहें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ग्रुप डिस्कशन में शामिल होने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोज़ 9 बजे डेली रात में 9 से 10:30 ग्रुप डिस्कशन होता है। अभी मॉडर्न का चल रहा है, मैं भी 1-2 क्लास में इसका डाल दूं तो इसका भी होगा। हर सब्जेक्ट का वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और अच्छा भी लगता है। तो चैनल पे ज़रूर जुड़े। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। आज से मैं पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। पहले तो हम लोग ये देख लें कि एनसीईआरटी में कौन सब चैप्टर हमें पढ़ना है और सेम चैप्टर एससीईआरटी में भी है। बस 1-2 चैप्टर को छोड़ के अलग हो जाता उसमें, वो भी मैं बताऊँगी कैसे अलग होगा। पहला है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा है ग्लोब, जिसमें अक्षांश और देशांतर पढ़ना है। यहीं पे एससीईआरटी में अक्षांश अलग चैप्टर में है और देशांतर अलग चैप्टर में है। और 3 नंबर है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा क्लास में हम लोग मानचित्र पढ़ेंगे। 5वां में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे। 6ठा में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ेंगे। सारा एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। 7वां में हमारा देश होगा जो कि भारत देश है। और 8वां में होगा भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। यही सब अलग अलग थोड़ा सा कर दिया है तो उसमें 1-2 चैप्टर ज़्यादा एससीईआरटी में हो जाता है। लेकिन ये सौरमंडल में जो पृथ्वी है, आज पहला क्लास है, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप ज़रूर लिखिएगा क्योंकि सीरियल वाइज ही क्लास आएगा। सौर मंडल में पृथ्वी। अब एनसीईआरटी में क्या इसके बारे में दिया है पहले वो मैं बताती हूँ। शब्द की उत्पत्ति, मतलब ज्योग्राफी जो होता है वो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वही चीज़ है ज्योग्राफी। शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा से ये लिया गया है। लेकिन भाषा है ग्रीक भाषा, यानी ये जो है ना शब्द इसका अंग्रेजी का लिया गया है लेकिन भाषा जो होगा वो ग्रीक भाषा होगा। ग्रीक भाषा के किस शब्दों से ज्योग्राफी शब्द को लिया गया है, तो जियो और ग्राफिक, इन दोनों शब्दों से ये मिलकर बना है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे आप कहीं जाते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है तो थोड़ा सा इसको लें, उसके बाद फिर क्लास का। और ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पहला पेज में दिया हुआ है तो इसको भी पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में विवरण को जानना ही ज्योग्राफी है। पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी, जो कि मैंने आपको बताया इसका विवरण जानना ही ज्योग्राफी होता है। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, आप लोग स्पीड को कम करके देख लीजिएगा क्योंकि ये लंबा थोड़ा सा क्लास जाएगा क्योंकि पूरा ही चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। तो देखिए जियो में आप इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आप बहुत लोगों को नहीं पता है जियोमेट्रो क्या होता है, जियोलॉजी क्या होता है, जियोआइट क्या होता है। तो जियो में लॉजी लगाने से जियोलॉजी होता है, इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही जियो में मेट्रो को लगाने से जियोमेट्री होता है जिसमें पृथ्वी का मापन होता है। और जियो में आइड लगाने से जियोआइड होता है जो कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करता है, इसके बारे में उसमें अध्ययन होता है। तो ये सारा चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में ही ये दिया हुआ है। चूँकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक भी वर्ड को आप स्किप ना करें, मिस ना करें। पहला है कि पूर्णचंद्र। पूर्णचंद्र क्या हुआ, 1 महीने में बस यही एक बार ही निकलता है जो चांद, उसे हम लोग पूर्णचंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। चंद्रमा ना दिखाई देना, यानी जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। अगला पॉइंट है कि सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। यानी रात के समय में कोई भी वस्तु जो आकाश में चमकती हुई प्रतीत होती है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। वो सारे चीज़ खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ बड़े और गर्म होते हैं, बिल्कुल खगोलीय पिंड जो होता है ना, कुछ बड़े उसमें होंगे और कुछ गर्म भी होंगे।
और ये खगोलीय पिंड जो होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, तो गैसों के बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, गैसों के। ये आपको पूछ सकता है कि खगोलीय पिंड किससे मिलकर बना है, तो यहाँ पे देखे होगा खगोलीय पिंड बना है किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इसको VVI आप लगाइएगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। अब ये पूछेगा कि खगोलीय पिंड किस दो गैसों के का मिश्रण से बना है, किस दो गैसों के मिश्रण होने से बना है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बना है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है और सारा NCERT का ये लाइन है। उसके बाद है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों के विभिन्न समूहों को कहते हैं, यानी तारों का जो विभिन्न समूह होता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। ये NCERT बुक मैंने पढ़ा है, उसका मैंने शॉर्ट्स निकाला है। मतलब जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, छोटा से छोटा, भारी से भारी, यानी हल्का से हल्का और छोटा से छोटा इसको बोल सकते हैं, या भारी से भारी, जितना भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना चैप्टर 1 में, मैंने सबको निकाला है। तो इसको आप ज़रूर देखें, NCERT और SCERT दोनों का। तारों के समूह, विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसके बाद है अर्शा मेजर और बिग बियर है, ये दोनों ना नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल आपको पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो ये दोनों नाम अगर आएगा तो ये दोनों ही नक्षत्र मंडल है, अर्शा मेजर और बिग बियर। इसको छोड़ के जो भी होंगे जैसे दे देगा नक्षत्र मंडल इनमें से कौन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अभी ऐसे ही देता है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, तो इसको VVI लगाइए आप। उसके बाद का है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि हम लोग बोलते हैं 7 तारों का समूह होता है। सबको गाँव में भी सबको पता होता है कि सप्तऋषि जो होता है ना, वो 7 तारों का समूह ही होता है, जो कि अर्शा मेयर का भाग है, बिल्कुल, जो कि अर्शा मेयर का भाग है। इसे नक्षत्र तारा भी कहते हैं। अब नक्षत्र मंडल जो होता है ना, उसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। नक्षत्र मंडल जो है ग्रेट बियर, कैसियोपिया, लियो मेजर, ये तीनों ना नक्षत्र मंडल का ही भाग है। इसमें आपको दे देगा कौन सा इनमें से नक्षत्र मंडल नहीं है, तो ग्रेट बियर, कैसियोपिया, लियो। देखिए ये ना SCERT में दिया हुआ है और NCERT में भी दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। ध्रुव तारा, अब ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अब देखें अगला क्वेश्चन है कि चारों ओर छल्ले वाले ग्रह हैं, तो चारों ओर छल्ले वाले कौन से ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति और शनि होते हैं। और भी हैं लेकिन SCERT में बस एक दिया है। NCERT में चैप्टर 1 में एक देगा, फिर आगे चलते चलते वो 2-3 भी हो जाता है, आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको। उसके बाद देखिए SCERT का ये लाइन है, संकेतक 2 तारे होते हैं, बिल्कुल आगे भी SCERT का जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो ये NCERT में भी था तो मैंने लिखा है, और SCERT में भी नीचे आएगा, इसको देखिएगा कि संकेतक तारे कितने होते हैं। तो संकेतक तारे ना 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋतु और एक पुलर। इनका नाम है ऋतु और पुलर। आपको क्वेश्चन देगा कि इसमें से कौन संकेतक तारे हैं, तो एक ये देगा, दूसरा ये, और तीसरा में उपयुक्त में से एक से अधिक भी दे देगा, तीसरा कोई और भी नाम दे देगा, या नहीं वाला पूछेगा, तो इस टाइप से आप इसको याद रख लीजिएगा। अभी देखिए NCERT का ही मैं आपको बता रही हूँ कि NCERT में क्या क्या दिया है। ये NCERT का इतना है। अब SCERT आएगा तो वहाँ बगल में लिखा हुआ मिलेगा आपको, SCERT का वो है चारों ओर छल्ले वाले ग्रह। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि चारों ओर छल्ले वाले बृहस्पति और शनि बताया था, लेकिन हाँ वो SCERT में है, और NCERT में दिया है कि चारों ओर छल्ले वाले ग्रह बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये ना NCERT में एक जगह 3 दिया है लेकिन दूसरे जगह चारों के चारों दिया है। चारों ओर छल्ले वाले ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए नीचे में ही मैंने लिखा है इसको, क्योंकि आगे थोड़ा सा पढ़ा मैंने तो वहाँ पे था ये वाला, तो इसको पहले मैं अंडरलाइन करती हूँ फिर लिखती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक जगह ही इसको लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसको याद रखिएगा, चारों ओर छल्ले वाले ग्रह में चारों ही आ जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। NCERT में SCERT में बस 2 ही दिया है, बृहस्पति और शनि, लेकिन होगा NCERT में चारों दिया है, तो चारों ही होगा।
अगला है प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण होता है। मतलब पहले के समय में दिशा का निर्धारण कैसे होता था, तो तारों की सहायता से। मैंने बताया कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा निकलता था ना, तो उस दिशा से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लोग मान लेते थे, उस टाइप से दिशा का पता कर लेते थे, या समय का भी पता लगा पाते थे। तभी घड़ी नहीं था, तो वैसे ही तारों से ही वो लोग समय का भी पता लगाते थे। और धूप का, जैसे गर्मी है, उससे सूर्य और तारों से ही पता लगा पाते थे कि कितना में भी बजा होगा, कितना टाइम हुआ है। आसमान में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आसमान में सबसे चमकीला तारा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो कि कहाँ, किस दिशा में निकलता है, तो उत्तर दिशा में निकलता है। उसके बाद का क्वेश्चन है ध्रुव तारे की स्थिति हम जान पाते हैं, यानी ध्रुव तारा को हम कैसे जान पाएंगे कि वो ध्रुव तारा ही है, तो सप्तऋषि की सहायता से। सप्तऋषि तारा होता है वो भी तारा ही है, लेकिन उस तारा की सहायता से हम लोग जान पाते हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा में है। सप्तऋषि तारा का नाम है, अब देखिए सप्तऋषि तारा का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सप्तऋषि तारा। इसमें 7 तारा है जो कि ऋषि मुनियों के नाम पे पहले से चला आ रहा है। उसमें है ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। ये सारे सप्तऋषि तारा मंडल है, सप्तऋषि तारा का नाम है। अब देखिए सप्तऋषि तारा जो था ना, उसको यूनानी ग्रंथों में अलग नामों से बुलाया जाता था। तो उसमें नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा और जेटा। ये सारे क्या है, यूनानी नाम है सप्तऋषि तारा का। अगला है कि उत्तर दिशा का सूचक है, मतलब उत्तर दिशा का सूचक है, यानी ये तारा जो तारा मतलब मंडल होता था ना सप्तऋषि तारा, उसके बीच में, जैसे सप्तऋषि तारा है उसके बीच में ना 2 तारे दिखाई देते थे, और वो उन तारों का नाम पूछ रहा है। जैसे ये सप्तऋषि तारा हुआ, तो इसके बाद ना यहाँ पे 2 तारे होते थे, उसके बाद वो ध्रुव तारा होता था, तो वही 2 तारा का नाम बता रहा है कि क्या है। तो दोनों तारे का नाम था ऋतु और पुलह, जो कि संकेतक तारा, मैंने पहले भी बताया आपको कि संकेतक 2 तारे होते हैं, ऋतु और पुलह। मे भी आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिखाया है, उसको आप देखें। संकेतक तारा यानी उत्तर दिशा का सूचक पूछे या संकेतक तारा पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, ऋतु और पुलह। देखिए मतलब कुछ एनसीईआरटी में वो दिया हुआ था ना संकेतक तारा के नाम से, यहाँ पे उत्तर दिशा का सूचक तारा के नाम से दिया हुआ है। बस इतना ही शब्द का अंतर है, लेकिन है दोनों चीज़ एक ही। तारों के समूहों की संख्या कितनी है, तो तारों के समूहों की संख्या है 12, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राशि। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सबका क्या क्या राशि है। सब इंसान का कुछ ना कुछ राशि होता है, जैसे धनु, मेष, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो कुल राशियों की संख्या कितनी है, तो 12 है, और सबको अपना अपना राशि पता भी होता है, तो ज़रूर आप बताइएगा कि आपका कौन सा राशि है। अब देखिए एनसीईआरटी का कुछ लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी भी आएगा, मिक्स करके मैंने पढ़ाया है इसलिए कि आपका क्वेश्चन अराउंड में ही रहे। सोचिए मुझे कितना मतलब मेहनत लगा होगा आपके लिए बनाने में, लेकिन चूंकि आप लोग का डिमांड था, तो मुझे लगा पहले क्लास से पहले क्लास वाला भी मैं दूंगी, आप सबको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ा दूं, उसके बाद वो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपको ज़्यादा समझ भी आएगा। तो देखिए तारों के, अब एनसीईआरटी का चलेगा कि तारों के समूह जिसको कि राशि बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी है। ऊपर मैंने बताया था कि इसकी संख्या है कुल 12, जिसमें से नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर तथा मीन। ये सारे क्या है, राशियों के नाम हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समूहों की संख्या कितनी है, 12। और तारों के समूह को कहते हैं, यानी तारों का जो समूह होता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। नहीं बोलते नक्षत्र मंडल, नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा है, तो वही हो गया नक्षत्र। नक्षत्र के प्रकार हैं, मतलब नक्षत्र कितने प्रकार के हैं, तो कुल नक्षत्रों की संख्या है 27, कुल 27 है। 27 का नाम याद रखना ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ 27 का नाम नहीं लिखा। मे भी आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक में एक बार देख लीजिएगा, चैप्टर 1 का ही है। अश्विनी, भरणी, रेवती, एक बार पढ़ लीजिएगा मे भी अगर आपको लगे तो, लेकिन पूछता नहीं है ये। तो ये सारे क्या हैं, नक्षत्र मंडल है, जो कि ये पूछेगा कि नक्षत्र के क्या कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार के नक्षत्र मंडल होते हैं, तो कुल 27 होते हैं।
पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो पृथ्वी ना प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि खगोलीय पिंड क्या है? तो खगोलीय पिंड में ना अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होगा या होगा, तो उसमें खगोलीय पिंड में याद रखिएगा कि अपना ऊष्मा और प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है। खगोलीय पिंड प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, किससे? तारों के प्रकाश से, यानी तारा जो प्रकाश देता है ना, उसी से वो प्रकाशित होते हैं खगोलीय पिंड। ग्रहों का अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं है, बिल्कुल। किसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है? तो ग्रहों का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, जिसे प्लेटनेट बोलते हैं। प्लेटनेट शब्द लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये सारा एससीईआरटी का है। देखिए, एससीईआरटी का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है कि एससीईआरटी से क्वेश्चन आता है, और आपको पढ़ाना भी एससीईआरटी ही है, बिहार का एग्ज़ाम है, तो ऑटोमेटिक एससीईआरटी को कवर करना ही चाहिए इंसान को। और उससे क्वेश्चन आता है तो छूट जाता है और पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से पूछा, तो एक लाइन बाय लाइन पढ़ें। और बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था तो वो बोल रहे थे बोरिंग होता है, इसीलिए मैंने ऐसे तैयार किया। मुझे बोरिंग नहीं लगा पढ़ने में, थोड़ा सा परेशानी हुआ, 3 घंटे 4 घंटे मुझे उस चीज़ पे काम करना पड़ा, उसके बाद मैंने इतना क्वेश्चन निकाला है। तो मैं भी आपको ये अगर आधे घंटे में मिल रहा है तो इसको आराम से पढ़िए, आप उसको रट जाइए, आपका काम बन जाएगा। आपका डिमांड होगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ज़रूर। अगर कंटिन्यू आप लिखेंगे जितना जल्दी, तो मैं इसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर दूँगी। अगला है प्लेनेटाई शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमण व चारों ओर घूमने वाला। बिल्कुल, प्लेनेटाइट शब्द का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक व चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य है। अब देखिए, सूर्य से दूरी, ये सारे ग्रह हैं, सूर्य से कौन कितनी दूरी पे है उसको मैंने इस ऐसे ही दर्शाया है। सूर्य है, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध होता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे ही होता है दूरी के हिसाब से। अब देखिए, बुध का परिक्रमण सूर्य का, मतलब सूर्य का जो परिक्रमण बुध करेगा, घूमेगा सूर्य के चारों ओर, वो 88 दिन में घूमेगा। और इसके उपग्रहों की संख्या है 0, मतलब इसके पास कोई चंद्रमा नहीं है, 0 है। लेकिन घूर्णन समय जो होगा, यानी वह जो अपने अक्ष पे यहीं पे वो घूर्णन करेगी, तो वो कितने समय में करेगी? 58.6 दिन में। देखिए, वैसे मुझे लगा लिखने में थोड़ा सा आप लोग को भी पढ़ने में दिक्कत होगा, तो ऐसे मैंने लिख लिया। ये एससीईआरटी का ही है, तो आप इसको याद रख पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। चंद्रमा यानी उपग्रहों की संख्या आप जरूर याद रखिएगा सबका। और परिभ्रमण वाला ज़्यादा पूछता, अपने अक्ष वाला पूछता है लेकिन थोड़ा सा कम, लेकिन मैं भी पूछ दे बीपीएससी, इसलिए मैंने एक जगह लिखा है। तो बुध जो घूर्णन करेगा अपने अक्ष पे, देखो एक बार पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर इसको। तो बुध जो घूर्णन अपने अक्ष पे करेगी 58.6 दिन में, शुक्र 243 दिन में, पृथ्वी 23.9 घंटे में, आवर मतलब घंटा है, एच मतलब, मंगल 24.6 घंटे में, बृहस्पति 9.9 घंटे में, उसके बाद शनि 10.3 घंटे में, अरुण जिसको कि यूरेनस कहते हैं, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत लोगों को, 6.2 आवर। अब इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी ये अरुण ना देके यूरेनस दे देता है। वरुण का नेपच्यून बोलते हैं 18.5 घंटे में। अब देखिए, बुध जो परिभ्रमण करेगा सूर्य का, मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा, सूर्य बीच में होगा, उसके चारों ओर घूमेगा वो, तो कितने दिन में? बुध 87.97 मतलब 87.97 दिन में, शुक्र 224.7 दिन में, पृथ्वी 365.3 दिन में, और मंगल 687 दिन में, फिर बृहस्पति 11.86 वर्ष में, उसके बाद शनि 29.46 वर्ष में, और अरुण यानी यूरेनस 84.01 वर्ष में, और वरुण 164.80 वर्ष में ये पूरा करेगा परिभ्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर इतने दिनों में ये घूम पाएगी। अगला देखिए, उपग्रहों की संख्या, इसको आप VPI लगाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुध का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, यानी 0 हो जाएगा। और उपग्रह
और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी 0 उपग्रह है उसका। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद मंगल का 2 है, बृहस्पति का 63, शनि का 62, अरुण का जिसे यूरेनस बोलते हैं 27 और वरुण का 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, तब तक एक कमेंट करिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मे भी आपको मेरा क्लास ये अच्छा लग ही रहा होगा, तो ज़रूर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब देखिए वो एससीईआरटी का था। अब एनसीईआरटी में एक लाइन मुझे मिला था, ब्रह्म ग्रह क्या है? तो ब्रह्म ग्रह है सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार का ये होता है। यह गैस व तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसको आप वीवीआई भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। मे भी मैंने कभी प्रीवियस ईयर में इसको देखा नहीं, लेकिन किताब में था, मैंने लिख दिया। मे भी पूछ ले, तो दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी आप 1-2 बार पढ़ पाते हैं तो वो दिमाग में रहता है। अब फिर से एससीईआरटी का लाइन मैं लूँगी। सूर्य स्थित है कहाँ? सौर मंडल के केंद्र में। अब सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो सूर्य स्थित है सौर मंडल के केंद्र में। सूर्य बना है, सूर्य किस चीज़ों से मिलकर बना है? पहले भी मैंने पढ़ाया था, एनसीईआरटी का वो था, ये एससीईआरटी में भी है। तो फिर से मैंने लिखा है कि सूर्य बना है हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर बना है, जो कि बहुत गर्म होता है सूर्य। सौर मंडल में ऊष्मा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सौर मंडल में ना ऊष्मा व प्रकाश का एक ही मात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य से ही सबको ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। उसके बाद है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी आपसे, वीडियो को आप लोग प्रॉपर चला के देखें, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है चैनल में भी आप लोग स्किप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो थोड़ा सा मेरा चैनल का क्या बोलते हैं रीच डाउन होगा। लेकिन अगर रीच डाउन होता तो मे भी मैं बंद कर दूँ वीडियो बनाना। तो आप लोग चाहते हैं अगर मैं कंटिन्यू करूँ इसको, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करें, लाइक करें, थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट ज़रूर अच्छा करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। कोई आपके लिए 4 घंटे का मेहनत करके इसको बनाया है बस आपके लिए, और आप उसको एक कमेंट भी नहीं कर पाते, 2 सेकंड लगता है कमेंट में, तो फिर क्या ही मैं बोलूँ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे ये वाला आप याद रखिएगा, ये वाला ज़्यादा पूछता है। 9 करोड़ 30 लाख, ये वाला ज़्यादा पूछता है, इतना मील होता है, इसको आप याद रखिएगा। और 100 मिलियन में पूछेगा, मिलियन किलोमीटर में, मील में मतलब माइल में पूछेगा तो इतना, और मिलियन किलोमीटर में पूछेगा तो 150। इस तीनों को आप याद रखिएगा, में भी कोई भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट है सौर प्रज्वाल क्या है? तो सौर प्रज्वाल है दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें जो दिखाई देती हैं ना, यानी जब दूरबीन से आप देखेंगे ना तो सूर्य के सतह से ना बड़ी बड़े आग की लपटें उड़ते रहते हैं, मतलब आगे पीछे उसके दिखेंगे आपको, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। अगला पॉइंट है एससीईआरटी का ही है कि किसका अपना प्रकाश होता है? तो तारों का अपना प्रकाश होता है, जो कि सूर्य एक तारा है। मैंने पहले भी बताया कि सूर्य एक तारा है और उसका अपना प्रकाश होता है सूर्य का, उसी से सारा जगमग होता है, जिसमें कि सौरमंडल में सारा ऊष्मा और प्रकाश इसी से सूर्य से ही मिलता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा तारा है सूर्य। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको आप वीवीआई लगा सकते हैं, और ये है भी वीवीआई। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है प्रक्षिमा सेंचुरी। प्रक्षिमा सेंचुरी जो है, प्रक्षिमा सेंचुरी, वो ना सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है। अब देखें, सूर्य को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, वहीं पे प्रक्षिमा सेंचुरी को पहुंचने पर पृथ्वी पे, क्योंकि उसके बाद का ये है, तो 4 वर्ष लग जाता है। यानी कितना अंतर होगा दोनों में। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल किस आकार में लगाते हैं ये पूछता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस आकार में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसे कक्षा भी बोलते हैं। एससीईआरटी में ये दिया हुआ है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र, बिल्कुल पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र।
सभी ग्रहों के घूमने की दिशा है, यानी सब जो ग्रह घूमते हैं ना पश्चिम से पूरब घूमते हैं, सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़ के। अब वो सारा दो ग्रह कौन सा है, तो आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा मैंने ऊपर में लिखा है, मे भी आपने नोट्स बनाया होगा तो अभी आप देख पाएंगे। तो सारे ग्रह ना पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन वो दोनों ग्रह ना पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो पूरब से पश्चिम घूमने वाले ग्रह हैं शुक्र और अरुण, यानी आगे से दूसरा शुक्र है, पीछे से दूसरा अरुण है। प्लूटो क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने मतलब अगस्त 2006 ने इसे क्षुद्र ग्रह घोषित किया है। देखिए बौना ग्रह, इसे बौना ग्रह भी बोलते हैं प्लूटो को। तो क्षुद्र ग्रह में या बौना ग्रह में इस 3 ग्रहों को रखा गया है। बौना ग्रह में 2006 का जो ये संगठन बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इसी में ये तीनों ग्रहों को ना बौना ग्रह की उपाधि दी गई थी। पहले ये ग्रह था, प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन इसे ग्रह से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह में रखा गया है। बौना ग्रह है UB 313, सिरस और प्लूटो। इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क करिएगा क्योंकि ये पूछता है, ये BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। मैंने चूँकि बनाया था तो उसमें दिखा था मुझे, और SCERT में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने गैस किया कि लोग छोड़ते हैं SCERT को ना छोड़ें, NCERT SCERT दोनों ही पढ़ें आप। पृथ्वी ना दूरी के हिसाब से, आप देखिए पृथ्वी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना इसको आप देख लें एक बार, दिया हुआ है SCERT बुक में। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब में तीसरा ग्रह है सूर्य से, और वहीं पर सूर्य से आकार के हिसाब में कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। मतलब पृथ्वी जो है आकार में 8 ग्रह में 5वां ग्रह है आकार के हिसाब से, लेकिन दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। ध्रुवों के पास चिपटी होने से इसे भूभाग कहा जाता है। बिल्कुल ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चिपटी हुई है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 भाग यहाँ पे पृथ्वी पे जल है और इसीलिए ये नीला दिखाई देती है, इसलिए ही इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। 2/3 भाग कहीं होगा, कहीं 71% पानी होगा, तो आप दोनों को याद रखिएगा। कुछ भी ऑप्शन में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है दोनों का दोनों। बिल्कुल अगला है चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में इतना कुछ दिया है, ज़्यादा तो है नहीं, अब क्लास ख़त्म ही होने वाला है तो लास्ट तक बने रहे क्लास में। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। व्यास इसका है पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग। बिल्कुल पृथ्वी का जितना व्यास है ना उसका 1/4 भाग चंद्रमा का व्यास है, 1/4 भाग। दूरी इसका है 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकेंड होगा, या 1.25 सेकेंड भी इसको बोलते हैं, 1.25 सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं। उपग्रह क्या होता है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह उसे ही बोलते हैं। जैसे कि बहुत पहले ही मैंने ग्रहों के बारे में लिखा था किसका कितना उपग्रह है, तो आप उसको भी याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह, ये तो उपग्रह है जो कि नेचुरल होते हैं, लेकिन मानव के द्वारा भी बहुत सारे सैटेलाइट बनाए जाते हैं ना, उसे ही हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, हम लोग तो बना नहीं सकते, हम लोग एटलीस्ट अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे तो उसको बना पाएंगे, लेकिन नॉर्मल इंसान उसको नहीं बना सकता। मानव निर्मित उपग्रह जो होता है वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित होता है, उसी किताब में ही दिया हुआ है। भारतीय उपग्रह है जिसमें कि 3 इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा, इनसेट, IRS और एडुसेट। SCERT में भी दिया है, NCERT में भी इनसेट और IRS भी, NCERT SCERT में दोनों दिया गया है, दोनों में ये लाइन है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर लगाने में कुल समय कितना लगता है, 27 दिन का, और अपने अक्ष पे भी ये 27 दिन में ही घूमती है। चंद्रमा का दूसरा भाग हम लोग को इसीलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेती है और अपने अक्ष पे भी वो 27 दिन में ही चक्कर को पूरा करती है, तो दूसरा भाग हम लोग को दिखता ही नहीं है चंद्रमा का। चंद्रमा की सतह, मैदान व गड्ढे और छाया। बिल्कुल चंद्रमा की सतह पे क्या है, मैदान तो है लेकिन वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और छाया होता है, जैसे कि आपको दिखता होगा कभी कभी चंद्रमा में वो दाग दिखता है ना, तो वो उसका छाया है, ना कि कुछ और है। अगला पॉइंट है कि क्षुद्र ग्रह, ये SCERT का लाइन है कि क्षुद्र ग्रह
क्षुद्र ग्रह क्या है? तो सीरस को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है? तो क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। आप देखें, इसको मैं बताऊंगी आपको, रुके 1 मिनट में बता ही देती हूँ आपको। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, ये 4 ग्रह होता ना, तो ये 4 ग्रह एक साथ होते हैं, ये और ये, और इसी के बीच में ना यहाँ पे क्षुद्र ग्रह होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह होते हैं, यानी 4 ग्रह इधर ले लें, 4 ग्रह उधर ले लें, और बीच में क्या हो जाता है? क्षुद्र ग्रह। तो किस किस के बीच में क्षुद्र ग्रह है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है? तो क्षुद्र ग्रह है। इसे ही आप ऐसे ही याद रखिएगा। तो क्षुद्र ग्रह आप लोग में भी मुझे लग रहा है समझ गए होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। सबसे बड़ा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा बौना क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है। इसको भी आप BBI लगाइएगा। अब उल्का पिंड, ये लास्ट ही पॉइंट दिया है SCERT में, तो इसको भी मैंने लिख लिया था कि उल्का पिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब देखिए, उल्का पिंड भी ग्रह ही था। जैसे विस्फोट होता ना किसी चीज़ में, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाता है, वो मतलब ग्रह टूट कर, तो वही फिर जब ब्रह्मांड में घूमते रहता है ना, तो वही उल्का पिंड है। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ये भी चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि ये टूटे हैं लेकिन है तो ग्रह का ही हिस्सा। तो लगाने वाले छोटे छोटे ये टुकड़े होते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। आई होप, मुझे लग रहा है कि सब चीज़ मैं आपको समझा पाई होंगी। आज का चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। कल चैप्टर 2 में हम लोग ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को कंप्लीट करेंगे, NCERT और SCERT। एक भी लाइन मैंने मिस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने बुक को पढ़ा है 3 घंटे, मुझे लगा है 3.5 घंटे। सबको पहले मैंने एक बार में अंडरलाइन किया, दोबारा मैंने इसको नोट्स में उतारा है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए कि कैसा आपको ये क्लास लगा। इसका क्लास 2 जितना जल्दी आप बोलेंगे मैं डाल दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और रात में ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर शामिल हो, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहीं से लूँगी। जिस दिन ज्योग्राफी का मैं लगाऊंगी, 1-2 क्लास और मुझे देने दें, उसके बाद मैं ज्योग्राफी का ग्रुप डिस्कशन लगाऊंगी। तो वहाँ पे क्वेश्चन मैं इसी से पूछूंगी पहले, उसके बाद नोट्स को दूंगी, तब उससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। अगले वीडियो के साथ मैं जल्द ही आप सबके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।